मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। हरियाणा में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापसी कर चुकी है और चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे पर नेताओं ने खूब वार पलटवार किया, ये आप जानते हैं। और चुनाव खत्म हो गए, लेकिन वार पलटवार का जो सिलसिला है वो अब भी जारी है। 2 दिन पहले पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के अर्बन नक्सल गिरोह ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जनता उनके झांसे में नहीं आई। अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है। बड़ी खबर जान लीजिए आप। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी खुद की पार्टी आतंकियों की पार्टी है। बीजेपी के लोग दलित पर अत्याचार करते हैं, उनकी पार्टी के लोग डराते हैं, धमकाते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, ये खड़गे ने कहा है। और साथ ही पीएम मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे की ये जो जुबानी जंग है वो भी आपको हम सुनवाएंगे। देखिए, पहले पीएम मोदी ने अर्बन नक्सल वाले प्रहार किए कांग्रेस पार्टी पर, उसके बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी पलटवार किया है और आतंकियों की पार्टी बीजेपी को बताया। सुनवाते हैं आपको। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। हरियाणा के नौजवान, हमारी बहनें, बेटियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जनता ने दिखा दिया वो अब कांग्रेस और अर्बन नक्सल के नफरती षड्यंत्रों का शिकार नहीं होने वाले। तो अर्बन नक्सल तो जो बुद्धिवादी है, प्रोग्रेसिव, उसको अर्बन नक्सल बोलना, कांग्रेस है उसको बोलना, ये उनकी आदत है। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है। लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं। तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है। गवर्नमेंट तुम्हारी है, तुम कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मोदी की आदत है ऐसा ही बोलने की। तो देखिए, 2 दिन पहले पीएम मोदी ने प्रहार किया अर्बन नक्सल वाला, उसके बाद अब किस तरीके से खड़गे ने जो है पलटवार किया, वो दोनों की बातें आपने सुनी। अब आपको कुछ डिटेल्स है वो भी जरा हम बता दें। दोनों ने क्या कुछ कहा था। 9 अक्टूबर को कांग्रेस सांप्रदायिक जातिवाद का चुनाव लड़ती है। पीएम मोदी ने कहा 12 अक्टूबर की तारीख, जो बुद्धिजीवी हैं उसे अर्बन नक्सल बोलते हैं पीएम मोदी, ये खड़गे ने बात कही। तो अर्बन नक्सल से आतंकवादी तक, ये पूरी बयानबाजी देखिए किस तरीके से आगे बढ़ रही है। अर्बन नक्सल का गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा हुआ था, हरियाणा चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में पीएम मोदी ने कहा था। और 12 अक्टूबर को उनकी खुद की पार्टी आतंकियों की पार्टी है, ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात कही। पहले पीएम मोदी ने यह प्रहार किया, अर्बन नक्सल का एक गिरोह काम कर रहा था हरियाणा चुनाव में, लेकिन जनता उनके झांसे में नहीं आई। 9 अक्टूबर की तारीख जब पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर वार किया था, और उसके बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा है कि आतंकियों की पार्टी है बीजेपी, और जो बुद्धिजीवी हैं उनको पीएम मोदी नक्सल बता रहे हैं, अर्बन नक्सल बता रहे हैं। उनकी खुद की पार्टी आतंकी पार्टी है, उनकी पार्टी के लोग लिंचिंग करते हैं, मॉब लिंचिंग में शामिल होते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, डर फैलाते हैं, ये कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने। अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर और बातचीत के लिए। सुरेंद्र जी, ये चल क्या रहा है? देखिए, हरियाणा के चुनाव संपन्न हो गए, नतीजे आ गए हैं, सरकार वहां पर बीजेपी एक बार फिर से बनने जा रही है, और ये जो बयानबाजी का शोर है सर, वो अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। पीएम मोदी ने कहा था अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह काम कर रहा था हरियाणा चुनाव में, लेकिन वहां की जनता जो है झांसे में नहीं आई। नमस्कार दीपा जी। 2 चीजें बड़ी साफ हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, देखिए जिस तरीके की बयानबाजी कर रहा है, उसे स्पष्ट हो रहा है
कि उन्हें हरियाणा की जीत पर भरोसा नहीं था। उन्हें खुद मालूम है वो जीत, क्या नाम, उनकी बेईमानी की जीत है, तंत्र की जीत है, यंत्र की जीत है। इस वजह से वो कांग्रेस पार्टी से डर करके हम लोगों को इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं कि हमें जवाब देने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पढ़े लिखे लोग तो इन्हें अर्बन नक्सल लगेंगे, क्योंकि ये लोग तो चाहते हैं कि लोग जंगलों में रहें, पत्तों बांध करके रहें और 5 किलो राशन को 5 किलो अनाज को ही विकास माने। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है, अगर आप आंकड़ों की भी बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि नकली बात करती है। भाई 40% वोट इन्हें मिले, 40% वोट हमें मिले, बाकी 20% वोट जो बचे हैं हरियाणा में वो भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में गए, छोटी छोटी पार्टियों। तो आप बताइए 60% भारतीय जनता पार्टी के विरोध में गए, जो लोग 60% है वो अर्बन नक्सल है, और जो 40% लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यंत्र मंत्र तंत्र से जैसे भी बना दी उन्होंने, वो लोग अच्छे लोग हैं इनके लिए। आपके सामने ये दलितों के मुंह पर पेशाब करें, आदिवासियों के मुंह पर पेशाब करें, ये लोग अच्छे लोग हैं। और हम लोग दलितों के आरक्षण की बात करें तो हम लोग बुरे लोग हो गए। हम लोग पिछड़े समाज की जाति जनगणना की बात करें तो हम लोग अर्बन नक्सल हो गए। और ये लोग पिछड़े समाज की जातियों की जनगणना की बात न करके अपने आप को नकली पिछड़ा बना करके और ये प्रधानमंत्री बन जाए, ये लोग अर्बन नक्सल नहीं है। इस तरीके की भाषा का उपयोग जब तक प्रधानमंत्री जी करेंगे तब तक ये पता चलता रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी जनता से कितनी दूर होती जा रही है, एक, और नंबर 2 कांग्रेस पार्टी से कितनी डरी हुई है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट कहा, जो लोग गोडसे की विचारधारा के लोग हैं, जो लोग कहीं ना कहीं गौ हत्या के नाम पर गौ गुंडों को पालते हैं, जो लोग लगातार इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, वो असलियत में देश के दुश्मन है। देश को और समाज को बांटने वाले लोगों से हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक है सुरेंद्र जी, आप रहे हमारे साथ। प्रदीप भंडारी भी ज्वाइन कर चुके हैं, हमें बीजेपी की ओर से पक्ष रखेंगे। प्रदीप जी, आपने कहा नक्सल गिरोह, अर्बन नक्सल गिरोह काम कर रहा था हरियाणा में, लेकिन वहां की जनता झांसे में नहीं आई। आपने अर्बन नक्सल गिरोह का, उन्होंने कहा कि ये तो आतंकियों की पार्टी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी इसीलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि इस संविधान को राहुल गांधी हर तरफ लेकर घूम रहे थे और इस संविधान ने कांग्रेस पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। दलितों ने हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को यह बता दिया है कि उसकी झूठ की दुकान बंद हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसके अंदर सोनिया गांधी ने बटला हाउस के आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए थे। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसके बीके हरिप्रसाद ये कहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन है, हिंदुस्तान का दुश्मन नहीं है, कांग्रेस पार्टी का दुश्मन नहीं है। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसके राहुल गांधी हरियाणा के अंदर नूह दंगे के व्यक्ति को टिकट देते हैं, उसके लिए कैंपेन करते हैं। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसकी नेशनल स्पोक्सपर्सन शमा उमर ये कहती है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान समाज का वोट ही कांग्रेस पार्टी को पड़ा है। तो आज कांग्रेस पार्टी वही कर रही है जो करजन ने ब्रिटिश रूल के समय करा था, डिवाइड एंड रूल को प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रही है। खड़गे जी को समझ में आ गया है कि दलितों ने उनके झूठ की दुकान को बंद कर दी है, इसीलिए वो बौखला चुके हैं। आज की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की बात करती है, कांग्रेस पार्टी देश के अंदर समाज को बांटने का, समाज को वीक करने का प्रयास करती है। नहीं प्रदीप जी, वो तो सब ठीक है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है ना, सुरेंद्र जी ये पूछ रहे हैं कि भाई अब लोग भी ये जानना चाहते हैं कि अब नतीजे तो आ चुके हैं, वो भी आपके पक्ष में, आपकी सरकार बन रही है वहां पर, फिर ये अर्बन नक्सल गिरोह काम कर रहा है, सर इसकी क्या जरूरत पड़ गई? इसकी जरूरत इसीलिए पड़ गई क्योंकि हमारे लिए देश को वीक करने की ताकतें जो हैं उसका कोई चुनाव से रिलेशन नहीं है। अगर आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में रोना विल्सन ने एक लेटर लिखा था कुछ समय पहले, ये कहते हुए कि किसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा होना चाहिए और उनको हमें हटाना है रास्ते से। तो अर्बन नक्सल्स और नक्सलियों की इस देश को हमेशा से खतरा रहा है, जिसके बारे में हम देश को अवगत कराते रहेंगे। तो इसका कोई चुनाव से रिलेशन नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज की तारीख के अंदर जितने भी उसके विचारक हैं वो जॉर्ज सोरोस और नक्सल समर्थक लोग हैं और वो देश को वीक करना चाहते हैं। तो इसको आपको हरियाणा चुनाव से संबंध में नहीं देखना चाहिए। इसको जब तक कांग्रेस पार्टी नक्सलियों की और अर्बन नक्सल की गोद में होगी हम आवाज उठाते रहेंगे, भले देश में कितने भी चुनाव हो या ना हो, उससे नतीजों से कोई संबंध नहीं है। सुरेंद्र जी, चुनाव का इससे संबंध नहीं है, वो हरियाणा का चुनाव हो या फिर आगामी चुनाव को लेकर आप जोड़ के इसको देखें, चुनाव से इसका संबंध है ही नहीं। दरअसल वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, इतिहास गवाह है। प्रदीप जी बता रहे हैं। दीपा जी, आपको भी हंसी आ रही होगी प्रदीप भंडारी पे, आपके पुराने साथी रहे, नाचते गाते अपनी बातें रखते हैं, अच्छी बात है।
हम तो 2-3 बातें कहते हैं, अगर कमजोर हैं, नक्सल हैं, आतंकी हैं या ऐसे कोई लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार है, इतनी कमजोर, इतनी कायर, इतनी निकम्मी सरकार है कि नक्सलों को अभी तक पकड़ ही नहीं पा रही। देश के सर्वश्रेष्ठ, दुनिया के बुद्धिमान, विश्वगुरु टाइप प्रधानमंत्री, आप इस चीज को देखिए। पूरे हिंदुस्तान में अर्बन नक्सल, अभी हरियाणा की अगर हम बात करें तो 40% वोट इनको मिलते हैं, 40% वोट हमें मिलते हैं और 20% और वोट प्लस जो है इनके विरोधियों को मिलते हैं। तो अब ये बेचारे जो हैं आज की डेट में अपने आप को आने वाले चुनाव के लिए तैयार करते हैं। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती है और प्रदीप भंडारी जैसे योग्य प्रवक्ता, यानी पहले तो प्रस्तोता थे, उससे करवाती है, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा को दिखाई देता है। 10 साल जिस पार्टी की सरकार हो, उत्तर प्रदेश में 7 साल सरकार हो, इससे पहले महाराष्ट्र में आज की डेट में भी सरकार हो, और जहां जहां ये नक्सल की बात कर रहे हैं वहां सब जगह इनकी सरकार हो, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री को इतने डर से, इतने भय से, इतनी कायरता से ये कहना पड़े कि ये नक्सली लोग हैं। अरे भाई, पकड़िए, FIR कीजिए, फांसी दीजिए, ये आपका काम होना चाहिए। या क्या नाम, रोना आपका काम है कमजोरों की तरीके से, कायरों की तरीके से, कि आप लोग ढोल बजाते रहे, कभी जॉर्ज सरोज का नाम लेंगे, कभी किसी का। जॉर्ज सरोज भाई आपका नाना होगा, हम तो जानते नहीं है कौन है जॉर्ज सरोज। हाँ, ये जरूर है कि अगर जॉर्ज सरोज नाम का कोई भी आदमी भारत की आंतरिक नीति पर हस्तक्षेप कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमजोरी और कायरता ये क्या नाम दिखा रहा है कि उसको आप पकड़ के नहीं ला पा रहे हैं। हम तो एक बात कहते हैं कि लाइए पकड़ करके उस जॉर्ज सरोज को, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। अगर आप उसके बाद भी नहीं ला पाते हैं तो ये जो रोना है ये कम से कम टीवी पे मचा करके आप वोट नहीं बढ़ा सकते, ये बात तय है। आपको पढ़े लिखे लोग पसंद नहीं है तो हम जानते हैं, लेकिन आप लोग कम से कम विदेशी आतंकवादियों का या विदेशी लोगों का नाम लेकर के जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी सरकार की नाकामी, नकारापन, कायरता, डर दिखाता है। बिल्कुल ठीक है सुरेंद्र जी, आप रहे मेरे साथ। प्रदीप जी, आपका भी रुख कर रही हूँ, लेकिन देखिए पीएम मोदी ने जिस तरीके से वार किया था, एक बार फिर से दर्शकों को वो सुनाते हैं। पीएम मोदी का पहले वार अर्बन नक्सल को लेकर और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार, सुनिए जरा। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। हरियाणा के नौजवान, हमारी बहनें, बेटियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जनता ने दिखा दिया वो अब कांग्रेस और अर्बन नक्सल के नफरती षड्यंत्रों का शिकार नहीं होने वाले। तो अर्बन नक्सल तो जो बुद्धिवादी है, प्रोग्रेसिव, उसको अर्बन नक्सल बोलना, कांग्रेस है उसको बोलना, ये उनकी आदत है। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है। लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं। तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है। गवर्नमेंट तुम्हारी है, तुम कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मोदी की आदत है ऐसा ही बोलने की। तो दोनों के बयान आपने सुने। प्रदीप जी का एक बार जल्दी से रुक करते हुए, प्रदीप जी देखिए सीधे सीधे सुरेंद्र राजपूत ने जो कहा था उसी से शुरुआत करते हुए एक बार फिर से वो तो कह रहे हैं, जिस बात का जिक्र आपने भी किया, सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर वाकई में अब भी गंभीर समस्या है नक्सलवाद की, अर्बन नक्सल की, तो फिर इसको खत्म करने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की है ना सर। 3rd टर्म में प्रवेश कर चुके हैं, अब भी गंभीर समस्या, ये तो सरकार की नाकामी है।
देखिए दीपा जी, सुरेंद्र राजपूत जी ने मेरे साथ बड़ी डिबेट करी है। हरियाणा चुनाव के पहले ये 10 सीटों की बात करा करते थे, भारतीय जनता पार्टी की आएगी। ये बौखला चुके हैं फ्रस्ट्रेशन में, तो इनकी बात को मैं सीरियसली नहीं लूंगा, पर आपके सवाल का जवाब दूंगा। नक्सल के ऊपर ऑपरेशन, ये रहा इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल और आर्टिकल। अक्टूबर 6, 2024 को पिछले इतिहास का सबसे बड़ा नक्सल के ऊपर ऑपरेशन अगर किसी ने किया है तो हमारी फोर्सेज ने किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंडर में हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है नक्सल के खिलाफ। अगर ऑपरेशन अगर आप देखेंगे नक्सलों के खिलाफ, ये 70% कम डाउन हो चुके हैं यूपीए सरकार के विज़वी, और हमारा लक्ष्य है कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। परंतु जो हम सोच की बात कर रहे हैं दीपा जी, वो यही सोच है कि ये ग्लोबल खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू राहुल गांधी के स्टेटमेंट को बैक करता है, और कांग्रेस पार्टी इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं देती है। कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल नेशनल स्पोक्सपर्सन शामा मोहम्मद कहती है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान समाज जो है वो कांग्रेस पार्टी को वोट करता है, कांग्रेस पार्टी कोई जवाब नहीं देती है। कल ही कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी ने, जिन्होंने पुलिस वालों को लिंचिंग करने का प्रयास किया, राइट करने का प्रयास करा हुबली के अंदर, उनके केसेस कांग्रेस पार्टी वापस ले लेती है। कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोलती है। पीएफआई जो बैंड टेरर आउटफिट है, एनआईए के स्टेटमेंट के हिसाब से 9 करोड़ की फंडिंग उसकी कर्नाटका के अंदर होती है, और कर्नाटका सरकार उस पर अंकुश नहीं लगा पाती है। ये कांग्रेस पार्टी इस पर कुछ नहीं कहती है। ये जो पूरा कनेक्शन है, ये अर्बन नक्सल सोच है, जिसके अंदर देश को वीक करने का प्रयास है, हिंदू समाज को एक जाति से दूसरी जाति में बांटने का प्रयास है, और अपने वोट बैंक को एकजुट करने का प्रयास है। कांग्रेस पार्टी जाति की बात करती है, परंतु मुसलमान समाज में जाति की बात क्यों नहीं करती? क्योंकि यही सोच अर्बन नक्सलियों की होती है, रोना विल्सन से लेकर बाकी सबकी, जिसमें हिंदू समाज को वीक करने की बात करो और अपने वोट बैंक को ऊपर करने की बात करो। ये देश को खतरा है। अगर आपको याद होगा 2015-16 में जब संसद के अंदर बहस हो रही थी, अरुण जेटली जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी स्टार्टेड टू बिहेव लाइक अ फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन, जब वो जेएनयू के अंदर जो फ्रिंज नारों को सपोर्ट करने गई थी। तो हमारी ऑपोजिशन पार्टी आज ऐसी फोर्सेस को बैक कर रही है जो फ्रिंज है। दैट इज आवर कंसर्न। बिल्कुल ठीक है। जो देश के लिए खतरा, सुरेंद्र जी, आपकी पार्टी के बड़े लोग, बड़े चेहरे जो बड़ा प्रभाव रखते हैं, वो जाके उनके साथ खड़े हो जाते हैं जिनसे देश को खतरा होता है। इस पर भी जवाब, और साथ ही हरियाणा चुनाव को लेकर भी वो कह रहे हैं, आप तो सपना देख रहे थे ना सर कि जीत रहे हैं, और उसके बाद फिर हार का सामना हो गया। ये तो अगर जनता को गुमराह नहीं किया होता तो नतीजे आपके पक्ष में आते। ये भी बात आपने सही की कि अगर भाजपा ने जनता को गुमराह नहीं किया होता तो नतीजे हमारे पक्ष में आते। ये तो हम मानते हैं। आपको लेकर कह रहे हैं गुमराह कर रहे थे आप, लेकिन झांसे में नहीं आई जनता आपके सुरेंद्र जी। आप मेरी बात को जलेबी मत बनाइए सुरेंद्र जी, ये सवाल था आपसे। दो चीजें नहीं, हम आपकी बात को जलेबी नहीं बना रहे हैं, प्रदीप भाई की बात को जलेबी बनाएंगे, चिंता मत कीजिए। 3-4 चीजें बड़ी साफ है। कोई पन्नू की बात कर रहे हैं ये लोग, तो आज की डेट में भाई पन्नू हमारा तो रिश्तेदार है नहीं, आप ही का रिश्तेदार होगा। आप ही का मुकदमा चल रहा है वहां पर, आप ही को सम्मन है उसको, जो है जो सारी चीजें अमेरिका में। हम उससे इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे कि विदेश नीति में हम भारत सरकार के साथ में हैं, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की। आप जरा हमको इतना तो बता दो, पाकिस्तान की एक पार्टी है पीटीआई, इमरान खान वाली पार्टी आधिकारिक रूप से जयशंकर को बाकायदा बुलाती है कि साहब आप हमारे यहाँ भाषण दीजिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अब अगर हम इस पर यह कहें कि नहीं साहब भारतीय जनता पार्टी तो पाकिस्तान समर्थक पार्टी है, क्या ये उचित होगा? मेरे ख्याल से जिस तरीके की भाषा का और भोंडी, निर्लज, नीच भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती है, हम विदेशी मामलों में उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। ये जरूर हम पूछेंगे कि जयशंकर उनके जीजा हैं कि उनके साले हैं कि उनके क्या हैं, कि जयशंकर जी को और भारतीय जनता पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता को पाकिस्तान की पीटीआई पार्टी वहां पर अपनी रैली को संबोधित करने के बुलाती है, और आधिकारिक रूप से बुलाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लगातार वो कह। दूसरी बात हम आपसे कहते हैं, जितनी देश विरोधी ताकतें हैं, पन्नू है, टन्नू है, मन्नू है, या कोई नक्सल है, इसको आज की डेट में कांग्रेस पार्टी बैक करे या नहीं करे या क्या करे, इस बात से क्या सरकारी एजेंसियां कहीं कमजोर पड़ेंगी? सरकारी एजेंसियां तो नरेंद्र मोदी जी की कमजोरी से कमजोर पड़ेंगी। आज की डेट में अगर सरकारी एजेंसियां किसी पीएफआई के खिलाफ काम नहीं कर पाई, उस पीएफआई के खिलाफ काम नहीं कर पा रही हैं जिस पीएफआई को आप सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि ये तो भाई बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए, ये तो सांस्कृतिक संगठन है, ये भारतीय जनता पार्टी का हलफनामा है, मेरा तो हलफनामा है नहीं। हमने तो लिख करके दिया कि साहब आप जाकर के पीएफआई को बैन करिए। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं, 8 करोड़ रुपए अगर उन्होंने कहीं से इकट्ठे किए, कहीं से भी इकट्ठे किए, आप मान लीजिए एनआईए का मामला है,
अगर 8 करोड़ रुपए क्या नाम पीएफआई इकट्ठे कर रही है जैसा आप कह रहे हैं, तो ये आप नरेंद्र मोदी के ऊपर और अमित शाह के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि वो नाकारा और निकम्मे हैं। प्रदीप भंडारी के अनुसार जो भी देश विरोधी ऑर्गेनाइजेशन देश में 8 करोड़ रुपया इकट्ठा कर रही है, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नाकामी और नाकारापन को दिखा रहे हैं। हो गया सुरेंद्र जी, ठीक है, प्रदीप जी बोलिए। ये इन्होंने दीपा जी, इन्होंने आपके शो पे एक आधिकारिक झूठ बोला है। पीएफआई बैंड टेरर आउटफिट है। ये नवंबर 6, 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीएफआई ने हलफनामा दाखिल किया था कि हमें यूएपीए की धारा से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया था। कांग्रेस पार्टी ने पीएफआई को 2023 की बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस पार्टी ने पीएफआई को बैन नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी ने पीएफआई को बैन किया। कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह जाकिर नायक के साथ लेकर घुमा करते थे। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली पीएफआई के अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये क्या बात कर रहे हैं? अरे देखिए दीपा जी, मैं इनके स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोल रहा था, वरना फिर मैं भी इनको नहीं बोलने दूंगा। ठीक है सुरेंद्र जी, दीपा जी, मुझे मैं इनको सुन रहा था, इनको आपको पूरा वक्त दिया सर, बोलने दीजिए एक बार। बोलिए प्रदीप जी। दीपा जी, आप एबीपी की इतनी बड़ी रिसर्च टीम है, आप चेक करा लीजिए कौन सी सरकार ने पीएफआई को बैन किया है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने पीएफआई को बैन किया है। कांग्रेस शासन के अंदर पीएफआई को बैन नहीं किया था। आप चेक करा लीजिए, कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पीएफआई बैन को अपोज किया था। 1000 से ज्यादा पीएफआई एक्टिविस्ट के ऊपर केस वापस लेने का इन्होंने पूरी की पूरी तरीके से आगे बढ़ा गए थे। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने पीएफआई पे बैन किया। ये झूठ बोल रहे हैं ऑन एयर, ये मैं आपको कह रहा हूं, आप चेक कर लीजिए। अगर गलत होगा मैं तो अपने स्टेटमेंट को वापस ले लूंगा। दूसरी बात जलेबी की बात है, मुझे सुरेंद्र जी की जलेबी नहीं खानी क्योंकि वो फैक्ट्री के अंदर, उनको नहीं पता जलेबी हलवाई की दुकान पे बनती है कि फैक्ट्री पे। हलवाई की दुकान की जलेबी खानी तो सुरेंद्र भाई आ जाना, मैं आपको खिला दूंगा, आपके पार्टी ऑफिस पे भी भेज दूंगा। तीसरी बात मैं कह रहा हूं दीपा जी देखिए, सीधी सी मैं बात वापस से पूछ रहा हूं। उदयनिधि स्टैलिन ने कहा था कि सनातन डेंगू मलेरिया एड्स है, क्या कांग्रेस पार्टी ने उसको ऑफिशियल खंडन किया? नहीं किया। पन्नू की इन्होंने बात की, यूएपीए की धारा के अंदर वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड आतंकवादी, हमारी एजेंसी उस पर कार्रवाई कर रही, परंतु अगर एक डिक्लेयर्ड आतंकवादी राहुल गांधी की को प्रेज करता है, उसके स्टेटमेंट से हाँ में हाँ मिलाता है, क्या कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली उससे अपने आप को डिस्टेंस किया? नहीं किया। ये पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का हर नेता जो है वो तो राहुल गांधी को प्रेज करता है। अभी आर्टिकल 370 के रिवोकेशन की वापस लाने की बात कर रहे थे, जिसमें इन लोग के मैनिफेस्टो की बात थी, जिसमें अंदर पाकिस्तान ने इनके मैनिफेस्टो को सपोर्ट किया था। तो मैं वापस से कहूंगा, ये समाज में एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाना चाहते हैं, अपने वोट बैंक को एकजुट करना चाहते हैं, इसी कारण इनकी सोच अर्बन नक्सली सोच है। बिल्कुल ठीक है, वक्त की कमी है सर। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी और सुरेंद्र राजपूत जी हमसे जुड़ने के लिए भी और चर्चा करने के लिए भी। ये ऐसा मुद्दा जिस पर बहुत लंबी बातचीत भी हो सकती है, चर्चा भी हो सकती है।